मेरे चित्रों में उतरती कला हो तुम, हाँ मेरी चित्रकला हो तुम। नमस्कार, धरती दोहराई में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ तरुण व्यास और हर सुबह हम अलग अलग रंग देखते हैं, जीवन के रंग देखते हैं, प्रकृति के रंग देखते हैं। कहीं हम नदी पहाड़ देखते हैं तो वहाँ अलग कलर होते हैं, पर लाइफ जो है बहुत कलरफुल है और इन रंगों को पहचानना हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे भाव के भी अलग अलग रंग होते हैं। जब हम रंगमंच को पढ़ते हैं तो वहाँ भी अलग अलग हमारे भाव के हिसाब से रंग होते हैं, लेकिन इन रंगों को पहचानना, फिर उन्हें भावों के साथ प्रस्तुत करना अपने आप में बहुत अनूठी कला होती है। और ये ऐसी कला होती है जहाँ कहते हैं ना कि एक किसी फिल्म निर्देशक ने तो एक पूरी कहानी कही, पर एक चित्र के माध्यम से पूरी स्टोरी बयान कर देना, ये चित्रकार का काम होता है। तो कुछ आज चित्रकारी की ही बात करेंगे और कुछ ख़ास चित्रकारी की बात करेंगे। और आज जिनसे बात करेंगे वो एक शास्त्रीय संगीत गायिका भी हैं, बैंकर भी हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही जानी मानी चित्रकार हैं। तो आइए स्वागत करते हैं धरती दोहराई के मंच पर अमृता सखदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खम्मा घड़ी साहब। खम्मा घड़ी काई बात है, तो मारवाड़ी भी सीख गए हो आप। बेसिकली कहाँ के रहने वाले, वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ बचपन बीता? मेरा बचपन मैं जबलपुर में हुई जी, वहीं स्कूलिंग मेरी हुई। उसके बाद कॉलेज हुआ, मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद फिर पिताजी का इतना ट्रांसफ़र होता था गवर्नमेंट जॉब में कि हम फाइनली भोपाल में आके सेटल्ड हो गए। फिर नौकरी भी लग गई, SBI में भी आ गए। फिर जब शादी हुई फिर अपने हस्बैंड के साथ घूमने लग गए जी। तो कला के क्षेत्र में बचपन में था तो जंगल थे आसपास सब, तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती रही। तो गोंड आर्ट सीखने का वो हुआ, तो गोंड आर्ट सीखते रहे। फिर जब शादी होके जब बिहार पहुँचे तो वहाँ मधुबनी सीख ली जी। उसके बाद जब फिर से ट्रांसफ़र हुआ तो महाराष्ट्र आ गए तो वर्ली सीख लिया। मतलब सीखना सतत जारी रहा। और हाँ। मैं मानता हूँ कि आपने घूम घूम के बहुत सीखा। वो एक मारवाड़ी में कहावत है, जिको फिरे वही चरे। मतलब ज़्यादातर जब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो पेंटिंग्स में भी यही चीज़ है और हर चीज़ में कहते हैं कि एक ये पूरी दुनिया एक खुली किताब है। जितना ट्रेवल करते हैं उतना हम सीखते जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती है। तो आप तो बहुत घूमे, लेकिन रिवर्स में हम जबलपुर के उस बचपन की तरफ चलें। हाँ। तब शायद ये ख्याल नहीं होगा कि मुझे चित्रकारी करनी है। तो उस वक्त कैसा माहौल था, क्या आसपास का सिनेरियो था? और ये भी बताइए कि आप नटखट भी थे कि नहीं? जबलपुर में तो आप सभी को पता है सेंट्रल इंडिया का है, तो कान्हा, किसली, पेच और बांधवगढ़ ये सारे हमेशा से ही रहे जंगल। तो मैं हमेशा देखती थी, मतलब मुझे ये सब इंस्पायर करता था। नेचुरल, जंगल, वाइल्ड लाइफ, ये सब मुझे हमेशा से इंस्पायर ही करता रहा। तो मुझे ऐसा लगता था क्यों ना इसमें कुछ करूं। मुझे ज़ूलॉजी भी बहुत पसंद थी क्योंकि तो मैं ये सब कोशिश करती रहती थी कि ये सब मतलब होता रहे ऐसा करके। बट कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे आगे चल के इसमें कुछ करना होगा। ऐसे मैंने बहुत स्कूल में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी कुछ, और साथ में संगीत भी चलता रहा साथ में, मतलब गाते हुए पेंटिंग भी कर रहे, वो भी एक अपना एक शौक था मेरा। तो आपको कोई ऐसा इंस्पिरेशन थी बचपन में, किसी को देख के ऐसा करते थे, या घर में कोई ऐसा था, या कोई बाहर स्कूल कॉलेज में कहीं देख के? मेरा इंस्पिरेशन तो म्यूज़ियम से ही आया मुझे। म्यूज़ियम? कौन सा म्यूज़ियम था वो? मैं जब जाती थी तो देखती थी भीमबेटका जैसे ये इनमें पुरानी चित्रकार आदिवासी जो कला चित्र रहती थी, केव पेंटिंग देखा। और जैसे मैंने बताया पिताजी के साथ हम लोग जाते भी थे तो अजंता अलोरा में भी देखा। तो इन सब से मुझे काफ़ी कुछ इंस्पायर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। एक बार मुझे बहुत बचपन का याद है, मम्मी की एक साड़ी पापा लेकर आए थे जी। तो उसमें कुछ आदिवासी चित्रकला था। तो वो मुझे बहुत मतलब इंस्पायर किया फैब्रिक के ऊपर। मैं सोचा क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करूँ। तो मैंने उसको फिर पॉटरीज पे किया, कभी हैंडमेड पेपर पे किया, फिर कैनवस पे किया। तो धीरे धीरे मेरे में चेंजेस आते गए। मैं खुद प्रैक्टिस करती गई अपने फ्री टाइम में, जब जैसा समय मिला उस हिसाब से मैं करती गई। तो आप पहले से इसी चीज़ पे फोकस हो गए? कोई ऐसे मन में तो नहीं था ख्याल कि भाई मुझे इसको मैंने हमेशा हॉबी जैसा रखा। अच्छा, हॉबी रखा? हॉबी ही रखा। इसे मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इसमें आगे करियर करना है या कुछ है ऐसा। वैसे हॉबी करती रही। सोचते कहाँ थे, क्या करियर के लिए सोचते थे? क्या बैंकर बनना था पहले से, या आप कोई डॉक्टर वगैरह इंजीनियर बनना चाहते? डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। बट वही है, जब आप करते जाते हो आगे जाते हो, और इसीलिए मैंने मतलब PCM सब्जेक्ट भी इसलिए ज़ूलॉजी और यही सब लिया था जी।
बट आगे आगे जाते तो आपकी सोच विचार सब में काफ़ी चेंजेस आते जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आपको कुछ अब अलग करना है, अब कुछ अलग करना है। तो मैं अलग की चाह में मैंने माइक्रोबायोलॉजी वो कर लिया, मैंने मास्टर्स उसमें कर लिया। फिर सोचा कि अब मुझे पीएचडी करना चाहिए। बट एक घर में कोई भी महिला का एक होता है कि अपने पैरों पे पहले खड़े होना है। तो फादर का हमेशा से रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ। एक जो मिडिल क्लास फैमिली का सोच होती है कि आप मिडिल क्लास में मतलब आते हो तो गवर्नमेंट जॉब में जाइए, वहाँ ज़्यादा आपकी सिक्योर जॉब रहेगी। आइदर यू आप टीचिंग में जाओ या फिर आप इसमें जाओ, सोचते हैं सभी। हाँ, सभी सोचते हैं, कॉमन है। तो फिर मैंने भी फादर का सोचा और एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दिया। तो मेहनत किया तो एसबीआई में आ गए। बट ये हॉबी कंटिन्यू रखी, इसको बंद नहीं किया। और यही हॉबी आज आपको धरती दुलारी के मंच पर ले आई, मंच तक ले आई। अब आपको तो पता है कि बैंक में इतना स्ट्रेस आता है, तो अब वो स्ट्रेस में कैसे डिस्ट्रेस करूँ जी, तो ये हॉबी ही मुझे सबसे ज़्यादा मदद की। और आपकी मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है ये भी बता दें आप। हैप्पीनेस ऑफ कलरिंग। ओके। कलर्स ऑलवेज मेक यू हैप्पी। ये बात तो है। हाँ, और हर कलर की अलग एक शिद्दत होती है, उसकी चाहत होती है कि वो कैसा बनाना चाहता है। बिल्कुल, आप हमेशा देखते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आजकल अडल्ट कलरिंग बुक दी जा रही है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आप कलरिंग करिए और डी स्ट्रेस हो जाइए। तो ये डी स्ट्रेस का ही माध्यम बना और यही हॉबी अब मेरी धीरे धीरे पैशन में बदलता जा रहा है। ये तो मैं देखती हूँ। ये जो हॉबी हुई एक हम देखते हैं पहले टाइम में कि लड़कियां जब घर में होती थी वही कि कुछ कसीदाकारी भी सीखिए, डांस भी सीखिए, मम्मी पापा कहते थे ये भी करिए, सब चीज़ें होती थी। आपको कोई इसके अलावा भी और हॉबी करने का मौका मिला या चाहते थे कुछ करना? बहुत सारी हॉबीज ट्राई की, लेकिन फाइनली मैं म्यूजिक में आके फिक्स हो गई। तो जब मैं छोटी थी तो मैं जाती थी स्कूल में, तो वहाँ कथक टीचर थी, मेरी बहुत अच्छी कथक टीचर थी। मेरे को इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं बहुत चुलबुली थी, नटखट थी। मेरी एक्टिविटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था मैं एरोबिक्स कर रही हूँ डांस में। तो मैंने 3 साल किए, फिर एक दिन अचानक वो उन्होंने कुछ मुझे बुलाया और फिर कुछ गाने का वो कुछ कंपटीशन का कर रही थी। तो मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि अब तुम गाना गाओ। तो मैंने गाना गाया। देन शी वाज सो सैटिस्फाइड कि बोले कि आप ये डांस छोड़ दीजिए, ये तो हर कोई कर लेगा जी। गाने का जो आपको है और जो समझ है राग और ताल की, आप इसके लिए प्रशिक्षण ले लो। मतलब ये देखिए गॉड गिफ्ट कहीं और से आया था। हाँ, है ना? हाँ। तो कुछ आपको तो जीन्स में था ही जी। और उस पे ये एक सोने पे सुहागा हो गया। किसी टीचर ने बोला, तो वो मेरी बड़ी फेवरेट टीचर थी, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन उनका अच्छा लगा बोलना। तो फिर मम्मी की हेल्प से फिर भातखंडे संगीत महाविद्यालय जबलपुर में मैंने एनरोल कराया और फिर फाइनली पूरा विशारद ही कर लिया। पूरा विशारद किया, वो भी क्लासिकल में। वो भी क्लासिकल में। अच्छा, आपको वो याद आता है जब स्कूल में पहली बार टीचर ने जब खड़ा किया था, वो कौन सा गीत था, याद है आज? हाँ, याद है। तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। मेरा फेवरेट ही गाना था और वो गा के मेरी पूरी क्लास एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था और सब एकदम मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। मैं वो गा के आपको सुना देती हूँ। चित्रलेखा गाना का था, लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ था जी, तो गा देती हूँ मैं जी। काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा, जियरा यौवन रित सजन जाके नाए, काहे जियरा तरसाए, काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा, नित नित जागे ना, नित नित जागे ना, नित नित जागे ना, 16 सिंगार, 16 सिंगार, झंझर झन झनन नित नारुलाए, काहे जियरा तरसाए, काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा, जियरा यौवन रित सजन जाके नाए, काहे तरसाए, काहे तरसाए, काहे तरसाए जियरा। वाह वाह, क्या बात है, आप तो बहुत ही सुंदर गाती हैं। आप
मतलब मुझे लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा जो होती है वो आप में जो नज़र आ रही है, तो सब लोग आपसे इंस्पायर होंगे भाई कि ऑफिस में रहते हुए भी रियाज करना, गाना गाना, पेंटिंग करना, सब कुछ सीखने लायक है। एक बात होती है, एक चीज़ जब हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई, मैं नहीं सीख सकती, कई लड़कियों की बात होती है, और मैं तो अब मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन आप तो इतना काम करते हुए भी समय निकाल लेते हैं, तो ये समय कैसे, कहाँ से लाते हैं इतना समय? एक ऐसा बोला जाता है ना कि टू रेज अ चाइल्ड इट रिक्वायर्स एन एंटायर विलेज। इसी तरीके से एक आर्टिस्ट को, टू रेज एन आर्टिस्ट, घर के सहयोग के बिना एक आर्टिस्ट नहीं होता। ये बात भी सही। और ऊपर से एक आप में एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मुझे करना है। एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसे ही कहा जाता है। मतलब अगर आप वो सोचो कि आपको ये करना है, तो वो आप उसके लिए कैसे भी करके आप समय निकाल लोगे। अगर आपको करना ही नहीं है कुछ लाइफ में, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरी कायनात भी आप कुछ नहीं कर सकता कोई। अच्छा, एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद कई चीज़ें रुक भी जाती हैं कि अब ये मैं पहले करती थी, अब नहीं कर सकती, पर आपको ये पूरी खुली छूट रही कि आपने सब चीज़ें की। इसको तो थैंक्स टू माय हस्बैंड। हाँ, तो उनका भी जिक्र आया, तो उनके बारे में भी बताइए, वो क्या करते हैं? वो भारतीय रिजर्व बैंक में है, कार्यरत है यही जयपुर में, और उनकी भी रुचि इन सब में है जी, और बिना उनके सपोर्ट के तो हम लोग कर नहीं सकते जी। और साथ में घर वालों का भी, मम्मी का सपोर्ट, पापा ने हमेशा ही सपोर्ट किया, और मेरे लॉस की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा। जब इतना सब सपोर्ट आता है, तभी एक आर्टिस्ट, मजा हुआ कलाकार बाहर आता है। आर्ट सब, कला सबके अंदर है, बट अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो कोई आर्टिस्ट नहीं निकल सकता किसी भी घर से। एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी। फाइन आर्ट की जहाँ बात होती है, वहाँ पर यही है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत डीप पढ़ाई होती है। हाँ, एकदम। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर लिया, नहीं, पर ये आर्ट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो इस आर्ट को सीखने के लिए, जैसे आपने विशारद तो किया, इसमें संगीत सीखा, तो संगीत के बाद चित्रकला जिंदगी में आगे पढ़ाई के रूप में आई या पहले आ गई थी? संगीत और चित्रकला दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहा। अच्छा। क्योंकि मैंने आपसे कहा मुझे ज़ूलॉजी बहुत पसंद थी, तो उसमें भी सब एनिमल्स और यही सब में था, माइक्रोबायोलॉजी में डायग्राम्स और ये सब था, ये सब चलता रहा साइमल्टेनियसली। तो गाते गाते अपना प्रैक्टिस भी हो रही है। अच्छा। और रियाज भी हो रहा है। वाह। तो कोई भी अगर कलाकार आप देखो या आज कहीं भी देखो, तो लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लेते हैं और फिर वो अपना ध्यान पूर्वक कंसंट्रेशन कर, तो ये म्यूजिक से मुझे कंसंट्रेशन मिला एक्चुअली। उसको कंसंट्रेशन का बैकग्राउंड मुझे म्यूजिक से मिला और मैं अपना काम करती रही आराम से। तो मेरा कंसंट्रेशन भी बना रहा और मेरा प्रैक्टिस भी होता रहा। तो दोनों मेरा बराबर मैंने किया। बट ये बात अलग है कि मैं फाइन आर्ट्स में कर नहीं पाई इसमें। इसको तो मैंने देख देख के म्यूजियम में जा के और यहाँ वहाँ किसी फैब्रिक में कुछ प्रिंट मिल गया या कहीं कुछ मिल गया, तो मुझे अपने आप इंस्पिरेशन आता रहा और मैं उसका अपनी इमेजिनेशन को मैं पुटअप करती रही साइड बाय साइड। और कई जगह, जैसे मैंने एक बार, हमारे विद्यासागर जी हैं, बहुत जाने माने चित्रकार हैं, जब उनको देखा था तो वो दूरदर्शन पे ही म्यूज़िक प्ले किया और म्यूज़िक के हिसाब से क्या भाव आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पेंटिंग बना रहे थे। बिल्कुल। राग के हिसाब से, वो भी हमने देखा। आप जो ये आपने पूरी इसकी पढ़ाई की, तो ये कहाँ पर हुई चित्रकला की पढ़ाई, कहाँ आपने कॉलेज किया इसका? कॉलेज तो मेरा एमएससी, जैसे मैंने आपसे कहा था, माइक्रोबायोलॉजी में किया। स्पेशली चित्रकला में स्पेशली नहीं किया, कहीं नहीं गया। ये मैंने समझ के देख के, और ये जो मेरा जो इतना टूरिंग जॉब जो रहा, इसमें जा के मैंने खुद ही एनालाइज किया और खुद ही मैंने सीखा, खुद से ही सब कुछ किया। ये कितनी बड़ी बात है। और दर्शकों को देखिए कि हम जो कोई चीज़ शिद्दत से करना चाहते हैं, तो हालांकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर कई बार क्या होता है, भगवान ऐसा गॉड गिफ्ट देकर भेजता है कि किशोर कुमार भी बहुत जाने माने सिंगर होते हैं जबकि सीखे नहीं होते। आपने जब ये करना शुरू किया तो किसी से कहीं इंस्पिरेशन या किसी का देखने की कोशिश होती थी या खुद से भाव आते थे कि ये मुझे खुद से गॉड गिफ्टेड है ये मुझे, कि मुझे खुद से ही भाव आते हैं। मुझे मतलब मैं चीज़ों को देख के और उनको इमेजिनेशन करने लगती हूँ कि अब मुझे अब ऐसे करना चाहिए, अब मुझे इसको इस प्रकार से, इस फिगर को अगर मुझे ट्विस्ट करना तो मुझे ऐसे करना चाहिए। तो मुझे खुद से अपने आप करके मैंने इमेजिन करके उसको पेपर पे स्टार्ट किया मैंने। तो जो आर्ट आप ज़्यादातर बनाते हैं, जैसे गोंड आर्ट और वर्ली आर्ट और एक मधुबनी, तीनों का आपने जिक्र किया, तो सब लोग गोंड पे आते हैं। ये क्या आर्ट है, थोड़ा इस बारे में बताएं, क्योंकि
आदिवासी वाला जो एक चित्रकारी है वो आप ज़्यादा करती हैं ना, एम आई राइट? जी बिल्कुल। बताइए। गोंड आर्ट तो मध्य प्रदेश का जो ट्राइब गोंड है उनके द्वारा किया हुआ पेंटिंग है। तो इसमें सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ही आते हैं, जितने में हिरण है, बारहसिंगा है और डियर है, टाइगर सबसे मेन है, तो इसी के ऊपर रहता है। और ये जो है इसमें सिर्फ ये नेचर लविंग के ही होते हैं, इसमें कोई राम सीता या शिव भक्ति के बारे में नहीं आता है, पूरा जंगल इंस्पिरेशन होता है। और इसमें लाइंस, डैशेस, लाइंस के हिसाब से ये चलता है और डॉट्स के हिसाब से चलता है। तो इसकी खासियत यही है और काफ़ी कलरफुल होता है। तो ये कलरफुल होता है तो लोगों को एकदम अट्रैक्ट करता है। तो इसमें सब कलर्स होते हैं उसमें। और पहले जो गोंड के जो कलर्स होते थे वो तो हल्दी के रंग से और ईंट के ब्रिक कलर्स उसमें नेचुरल या पत्ती के ग्रीन से आते थे। अब चूंकि इतना कुछ समय के साथ इतना बदलाव आ रहा है कि जो ओरिजिनल गोंड आर्टिस्ट है वो भी अब सब एक्रेलिक कलर्स और यही सब माध्यम से अब यूज़ करने लग गए। तो ये इतने पेंटिंग्स हैं अलग अलग, और आजकल सोशल मीडिया का भी बड़ा ज़माना हुआ। हाँ। और एक पीरियड ऐसा आया था कोरोना काल, जब ज़्यादातर सभी लोग क्योंकि घरों में थे, तो उस वक्त बहुत वक्त था और सबने अपनी अपनी क्रिएटिविटी को समय दिया। आपने उस वक्त ऐसा कुछ किया या कोई ऐसी चीज़ें रही तो वो भी शेयर करें। ये तो आप सभी को पता है कि वो बहुत हमारा टफ टाइम था, कोविड वाला। जब कोविड आया तो इतनी अफरा तफरी थी, घर के काम भी थे और हम बैंकिंग में तो हम ऑल्टरनेट डे जा के अपने काम भी करते थे। लेकिन उसके बाद भी एक कितना आप कोई टेलीविज़न देखेगा, कितना कोई करेगा, एक था कि कुछ अपना डिस्ट्रेस कैसे करे। तो उस टाइम तो सभी ने अपनी अपनी हॉबीज आजमा ली, कोई रील बनाने लग गया, कोई कुछ। तो मुझे लगता है अब ये सही टाइम था कि मुझे अपने पेंटिंग के लिए अब समय देने का टाइम आ गया, मुझे ऐसा लगा। एंड फिर किसी फ्रेंड के सजेशन से मैंने इंस्टाग्राम पेज भी खोला जी, क्योंकि काफ़ी वो रील बनाने का भी वो था और हम लोग इतने लेमैन थे, इतना समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उस टाइम अपना इंस्टाग्राम पेज खोला tribal_scribble के नाम से जी, क्योंकि मैं तो आदिवासी चित्रकला ही मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी बचपन से ही। तो फिर मैंने उसमें किया और उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया काम करना। और मैंने जब उसको पेज को देखा था तो एक आपने चित्र ऐसा बनाया कि उसे दिया मिर्ज़ा, जानी मानी अभिनेत्री, उन्होंने लाइक किया और फिर आपकी और सब लोग पूरे लाइक करते रहे। तो वो क्या, कौन सी आर्ट थी वो जो वो मेरा, उसको कहते हैं ना कि वो गोंड आर्ट ही था जिसको मैंने फ्यूजन वर्ली के साथ किया था। और वो होने के बाद मुझे किक मिली कि मुझे और करना चाहिए। तो वो चित्र था शायद हिरन बना हुआ था, एक लंबा सा हिरन बना हुआ था और पीछे जंगल का दृश्य था और ऊपर छोटे छोटे कुछ आदिवासी कैरेक्टर्स आपने छोटे दिखाए थे ना। हाँ। तो आई थिंक वो एक तो आपको पता है कि दिया मिर्ज़ा जी वैसे ही बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नो प्लास्टिक रीयूजेबल इन सब पे काम करती है जी। तो मैंने एक ऐसे कोशिश की, बूर सिंह बारा जो सांबर है मेन कान्हा का, उसको बना के उसमें वर्ली का फ्यूजन करके उसको टैग किया था। टैग तो उनको हज़ारों लोग करते हैं, बट शायद उनको कुछ अलग लगा होगा उसमें, तो उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से उसमें रिस्पॉन्ड आया और उसमें बाकायदा टिक आया। तो मैं तो एकदम खुशी से पागल हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ऐसा मुझे फीलिंग आया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आपने मुझे वो व्हाट्सएप पर भी भेजी फोटो, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो हिरन बहुत ही क्यूट है। ओके, ये जो अपन बात करते हैं वर्ली आर्ट की, क्योंकि वर्ली आर्ट और उसका फ्यूजन आपने क्रिएट किया था, तो वर्ली आर्ट कितनी उसकी कुछ गहराई में कुछ बताइए, कैसी होती है और कितना टफ भी है। और मैंने सुना है ये आर्ट बहुत कम लोग करते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। अब क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र का मेरा रूट है, तो मेरे अंदर तो वर्ली आर्ट वैसे ही जीन में है। उसको समझना और कुछ मेरे लिए बहुत मतलब कोई आम वो बात नहीं थी। ये तो हमारे मराठी लोग में सबको वर्ली आर्ट का क्रेज है ही। और वो ट्राइब्स वर्ली थाना है वहाँ, उसके पास में होता है। और इसमें क्या होता है, ट्रायंगल्स के थ्रू एक्टिविटीज दिखाते हैं। हार्वेस्टिंग है, शादी मैरिज का ये जो पूरे फंक्शंस होते हैं, पोजेशंस होते हैं, सेलिब्रेशंस दिखाते हैं, इन सब के माध्यम से चलती है। ऐसे बोला जाए तो ट्रायंगल मतलब त्रिकोण, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ये तो तीन तिगाड़ा काम सवारा भी होता है, तो हमारा सवारा वाला काम हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इन ट्रायंगल्स को हम ट्रेडिशनल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पैटर्न देखा वो गोबर के लेप से पूरा होता है और इसके ऊपर वाइट जो राइस का जो लिक्विड होता है उसमें वो फेविकॉल डाल के थोड़ा उससे करते हैं। हाँ,
पहले लेपते हैं और फिर उसके ऊपर उस पर करते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना हम इसको ट्विस्ट दे, क्यों ना इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में ले जाए, जैसे मधुबनी राम सीता पे काम करते हैं, शिव भक्ति पे। तो मैंने देखा कि वर्ली का ये क्षेत्र में किसी ने टच नहीं किया है, इसको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो इसलिए फिर उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले वर्ली रामायण बनाई। वाह, वर्ली रामायण बनाई जो किसी एक बुक में भी वो प्रकाशित हुई, उनको पसंद आई तो संक्षिप्त रामायण बनाई छोटे इस पे। उसके बाद फिर मैंने दिव्य शक्ति देवी पे भी काम किया, तो जिसको फिर मैंने खजुराहो में डाला। तो उनका तब चरेवेती एक ऑनलाइन उन्होंने कोविड टाइम में लॉन्च किया था जी। तो उसमें वो यूट्यूब में वो सिलेक्ट हुई और वो देवी वहाँ टाइटल चली गई। क्या बात है। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ किक तो दिया मिर्जा से मिल गई थी और टर्निंग पॉइंट यहाँ से आया था कि अब मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ उसको अब मैं थोड़ा और आगे प्रोफेशनल लेवल में जाना स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहली बार एग्जीबिशन भी याद आती है, कोई भी चित्रकला की अपनी खुद की जब तस्वीरें प्रदर्शित होती है तो बड़ी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। तो पहला वाकया वो क्या था, कहाँ पर हुई पहली प्रदर्शनी? पहली हुई 48 खजुराहो महोत्सव में। अच्छा। हाँ, वहीं हुई। वहाँ पे वर्ली का आदिवासी चित्रकला का था, इसी का मैंने वर्ली का पूरा एक बनाया हुआ था पूरा पेंटिंग, वो वहाँ सबसे पहले प्रकाशित हुई। उनके यहाँ से फ़ोन आया था कला अकादमी मध्य प्रदेश के द्वारा कि आपकी पेंटिंग सिलेक्ट कर ली गई है तो आप आइए और डिस्प्ले के लिए आए। तो वो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था कि यहाँ गई। और फिर आगे भी फिर मैं अप्लाई की तो 50वें संस्करण में भी गया वो, तो उसमें शिव भक्ति गई वर्ली आर्ट की। तो मैं अब वैसे ही टाइप की मतलब स्टोरीज रन करती हूँ जिससे मुझे लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये खजुराहो का ही है, ये 50वें संस्करण में मैं गई थी, यहाँ मुझे बुलाया गया था। बहुत ही सुंदर आपने गणेश जी की जो चित्र बनाया है यहाँ पर, और ये अंदाज जो इस चित्रकारी का होता है कुछ डिफरेंट सा लगता है, अलग सा कुछ लगता है ना। और इस बीच जब एक पहली ये प्रदर्शनी हुई आपकी, फिर दूसरी हुई 58 में भी आप पहुँचे, जब इतनी सारी आपकी एग्जीबिशंस होती हैं अलग अलग शहरों में भी पहुँचते हैं, कोई यादगार कोई ऐसी बात याद आती है जब कोई एक कला मर्मज्ञ उसने आपकी तस्वीर देखी और वो खो गया और फिर आपसे बोले कि मेरे को इसके बारे में बताइए, या ऐसा कुछ? हाँ, ये मैंने अभी हाल ही फिलहाल जो 24 ललित कला अकेडमी में जब अभी पार्टिसिपेट किया था, उसमें स्टॉल था मेरा जी। तो उसमें ना काफ़ी लोग आए, काफ़ी रिस्पांस बहुत अच्छा था। और ललित कला अकेडमी तो इतना माना हुआ है कि बड़े बड़े दिग्गज सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, बताते हैं, कोई ना कोई आपके अच्छा बताता है, कोई सजेशन भी देता है। तो उसमें कोई एक आया था जिन्होंने मुझसे कहा कि पहली बार हमने ऐसी वर्ली ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म देखी। वाओ। क्योंकि हमेशा वर्ली आर्ट फॉर्म बोले मैडम इट इज़ वेरी बोरिंग, इट हैज़ ओनली 2 कलर्स, ब्राउन एंड वाइट। हाँ, तो फिर मुझे वो सुन के अच्छा लगा कि फिर बोले पहली बार मैंने ऐसा देखा कि आपने उसमें कलर्स डाले और आप उसको ट्रेडिशनल फॉर्म में इसको रन कर रहे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये हम देख पा रहे हैं जैसे जयपुर का ही जो आपका, हाँ, जयपुर में ये किया हुआ था 2023 में, स्प्लैश का था। इसमें तो आप बिल्कुल एक कुर्ता पहन के बिल्कुल रंगकर्मी से और चित्रकार, एक आर्टिस्ट को उसमें घुस जाना पड़ता है। अपने आप बहुत सारे कलर्स, अपने आप बहुत सारे आते हैं कलर्स। तो ये जो वर्ली आर्ट है इसमें जो एक वो सर्कल्स ज़्यादा बनते हैं, वो सर्कल का रीज़न क्या होता है? ये उनका एक स्पेशल डांस होता है, तारपा डांस जिसको कहते हैं। अच्छा। उसमें वो बिगुल, तुतारी वो सब बजाते हैं और वो जनरली सेलिब्रेशंस का होता है, जब भी कुछ उनका हार्वेस्टिंग का डांस होता है वो एक्चुअली। जब उनकी हार्वेस्टिंग अच्छी हो जाती है तो वो ऐसे सर्कल फॉर्म में जाते हैं, ऐसे लंबा लंबा सर्कल करते जाते हैं एंड इट गेट्स एलोंगेट, बड़ा होता जाता है एंड दे मैरी मेकिंग, सेलिब्रेशन सब होता है उसमें। सबसे फेमस वही डांस है उनका। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, पता है, मैं ये सोचता हूँ बहुत लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं और उनके लिए टीचर्स होते हैं, पर आपको ऊपर वाले ने इतना दिव्य ज्ञान दिया है इस बारे में और इतनी अच्छे से आप उसको समझा पाते हैं कि आज की यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को समझना चाह रहे हों, चाहे वो गौंड आर्ट हो, चाहे फिर हम इसकी बात करें वर्ली की या फिर मधुबनी की, आप बहुत अच्छा मधुबनी का आप यहाँ जिक्र करते हैं। मधुबनी के बारे में बताइए। मधुबनी सबको पता है कि बिहार का है, बहुत फेमस हो गया है वो। इनको तो जो सीनियर आर्टिस्ट भारती दयाल मैडम थी उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इसको मतलब फेमस कराया। ये स्पेशली राम सीता पर ही चलती है।
ओनली राम सीता? कृष्ण लीला भी आती है, बट मेन उनका राम और सीता का ही है। भगवान ऐसा की बोलते हैं लीलाओं कि मिथिला जो है वो सीता जो थी मैया वो मिथिला वासी थी, इसलिए इसको मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। तो ये तो फिगर्स के ऊपर ही चलती है, बहुत कलरफुल होती है, इसमें कलर्स बहुत होते हैं, अलग अलग शैली उस प्रांत के अलग अलग भी होते हैं। कुछ टिकुली आर्ट भी आता है उसमें, मिथिला का भी आता है, अलग अलग शैली का होता है। बट राम सीता और उनका यही सब उसमें रहता है कि कैसे वो अग्नि इसमें वो करती है, और कैसे रामायण का है इसमें संक्षिप्त, हनुमान जी कैसे लेके आते हैं उनके लिए वो अंगूठी दिखाते हैं, और पूरा सीता का वन है, तो वो इसके ऊपर ही चलती है। उनमें एनिमल फिगर्स नहीं आते। अच्छा, इसमें नहीं होते? नहीं आते, इसमें सिर्फ लीलाएं दिखाई जाती हैं। ट्रेडिशनल लीलाएं ही दिखाए जाते हैं। वाह, छोटी छोटी लीलाएं आती हैं, जैसे ये रामायण है। अच्छा, इसमें ये कैरेक्टर्स भी उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं? हाँ, ये तो वर्ली आर्ट में है। हाँ, तो यही सबसे पहली थी जो मैंने बनाई थी, और ये खजुराहो में भी गई थी। तो अगर इस चित्र के बारे में इसकी पूरी स्टोरी समझें, हाँ, तो फर्स्ट हम देखें तो किले के पास में 3 शख्स हैं जी। तो वो 3 हैं, थोड़ा उस बारे में भी थोड़ा बता दें कहानी। तो राम लक्ष्मण सीता आप देख ही रहे, हमने छोटे में उसको अयोध्या दिखाया है कि हाथ कैसे में वो धनुष जा भी। रहे हैं जी। उसके बाद फिर वो यहाँ आते हैं, इस पे वन में आते हैं, और वो लक्ष्मण रेखा मैंने ऐसे इसको दिखाई हुई है। वाह। उसके बाद वो मृग देख लिया, आप ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल, वो स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग, वो स्वर्ण मृग है, और उसके पीछे श्री राम जाते हुए दिखाए गए हैं, और फिर यहाँ पे कैसे रावण उनको वो करता है, और फिर वहाँ दशानन साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ जटायु वहाँ पे होता है, और फिर वो वृक्ष के नीचे आती है। बिल्कुल, वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई दिखाई आपने। अब धीरे धीरे सब चीजें अब समझ में, अब और राम नाम से पत्थर तैरते नजर आ रहे हैं। नल और नील कैसे वो पत्थर रखते हैं, पूरा दिखा है। तो आप कुछ भी जब आप करते हो काम, तो उसके पहले आप पहले उसकी स्टडी कर लो अच्छे से, तभी आप उसको इमेजिनेशन में आप अपने डाल सकते हो। आधा अधूरा नॉलेज से आप पेंटिंग ट्रेडिशनल वर्ली में नहीं कर सकते। अच्छा, इसी बात पर एक टिप तो उन स्टूडेंट्स के नाम हो ही जाए जो अभी आपको देख रहे हैं, और कुछ टिप्स आपसे लेना चाहेंगे कि कैसे ऐसी पेंटिंग्स करें, कैसे कलर ग्रेडिंग को देखें, कैसे समझें। मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज के जो युवा कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा पिंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में रील, उनको ऐसा लगता है कि मुझे जितने ज़्यादा लाइक मिले मैं उतना फेमस हो जाऊँ, मिलियन बिलियन व्यूज़ मिले। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो आदिवासी और ट्रेडिशनल चित्रकला है ये कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। इसको जीवंत रखने वाला भी तो कोई चाहिए, और वो मुझे बनना है। मुझे चित्रकला आदिवासी का ब्रांड एम्बेसडर जैसा बनना है, उनको बताना, उसको इंटरेस्टिंग वे में यूथ की तरफ लेके जाना है कि भाई ऐसी भी कोई चित्रकला एग्जिस्ट करती है ना। आप जैसे मैंने आपको कहा कि ललित कला अकेडमी बताया किसी ने कि ये तो बहुत बोरिंग आर्ट फॉर्म है मैडम, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उसको इंटरेस्टिंग मुझे बनाना है। ये सब जो हम स्टोरीज देखते हैं रामायण की, और ये बच्चों को आजकल के नहीं मालूम है, और वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो सब भाग रहे पिंटरेस्ट के पीछे, वो सब स्केचिंग में जा रहे हैं, और आप देखोगे जो आजकल की जो युवा पीढ़ी वो सब कॉपी कर रही है। ओरिजिनल वो अपना दिमाग लगा के इमेजिनेशन से उसको परस्यू ही नहीं कर पा रही है। आजकल तो क्या एआई भी आ गए, तो वो दिमाग भी नहीं लगाते, उसको लिख देते कि ऐसा बना दो, और वो बहुत ही आज के ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन बहुत से कलाकारों के लिए सोचने का विषय हो जाता है कि ये तो मैं इतने समय में बनाता, इसने मुझे ऐसे 2 सेकंड में करके दे दिया। तो ये थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? एआई तो सबको पता है आपको कि बहुत अच्छा नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि उनकी जो ओरिजिनल कॉपीज है वो भी एआई कॉपी करने लग गया है और प्रिंट मीडिया में ला रहा है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो पेंटिंग बना रही हूँ, कोई बच्चे ने उसको मोबाइल से क्लिक किया होगा और उसका प्रिंट लगा के वो कहीं और एग्जीबिशन भी कर रहा हो। तो ये एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल, इसमें ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है। तो हमको अपना जो कला है उसको ओरिजिनल रूट्स के तक रखना है, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। और ऐसी ही आपकी नेचुरल सिंगिंग। हाँ, तो एक शास्त्रीय संगीत में कोई लय ताल छेड़ दें, बिल्कुल बता सकती हूँ, माहौल और खुशनुमा हो जाए। मेरा शुद्ध कल्याण राग बहुत फेवरेट रहा है हमेशा से। शुद्ध कल्याण, उसकी छोटी सी बंदिश गा देती हूँ जी, है ना। कृष्ण के ऊपर भजन है जी। कैसी ये बजाए बांसुरिया,
कैसी ये बजाए बांसुरिया हो कान्हा ने आज मेरो मान मोह लियो कैसे ये बजाए बांसुरिया कैसे ये बजाए कैसे ये बजाए कैसे ये बजाए बांसुरिया हो कान्हा ने आज मेरो मान मेरो मान मोह लियो कैसे ये बजाए कैसे ये बजाए कैसे ये बजाए बांसुरिया। आप तो बहुत अच्छी मतलब चित्रकारी भी करते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं जी। अच्छा, इसके लिए गायन तो रियाज मांगता है, रियाज तो बिल्कुल रियाज मांगता करते हैं डेली? रियाज के लिए तो पहले समय होता था, अब मेरी बच्ची भी छोटी है, घर भी है, बहुत सारा मैंने मतलब ओढ़ लिया अपने ऊपर, तो रियाज के लिए अब कोई ऐसा समय नहीं है। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो भी आप रियाज कर सकते हो। अब गाते गाते रोटी बना लो, अब गाते गाते पेंटिंग कर लो, तो अब बच्चे के सामने गाओगे तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे ही रियाज हो रहा है। और जो पुराना रियाज है, कहते हैं ना एजुकेशन इज नेवर वेस्टेड, तो पुराना जो रियाज है वो मुझे बहुत काफ़ी काम में आ रहा है। हमको सिखाया जाता था अपने म्यूज़िक में कि आप ऐसे ताल और राग उठाओ कि बिना हारमोनियम के आपके स्वर लग जाए, तो शायद वो हमको सब कुछ काम में आ रहा है। आपने किचन की बात की, तो एक किचन आज आप संभालती हैं, एक किचन वो जब मम्मी संभाला करती थी, तो जब हम स्कूल जाते थे, मुझे आज भी याद है कि जब वो मेरा टिफ़िन खुलता था उसमें एक खुशबू होती थी। मैं अभी भी नॉस्टैल्जिक मोड में चला जाता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा याद आता है कि वो टिफ़िन खुलता था, वो खुशबू कैसी थी, कुछ याद आता है? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। क्या फेवरेट था? पराठा और आलू की सब्जी। क्या बात है, तो आज आपकी मम्मी बड़ी खुश हो रही होंगी, बोले मेरी बहुत आलू की खुश हो सब्जी रही याद है। होंगी क्योंकि वही मेरा फेवरेट रहा है, मुझे उसी से एनर्जी मिली है। उसी से एनर्जी मिली है। और आज जब आप वो संगीतमय रोटियां भी बना लेती हैं, चित्रकारीमय रोटियां भी बना लेती हैं, मतलब आप तो हर जगह गाते गाते कर लेते हैं। बहुत अच्छा आपका ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है, दोनों तीनों जगह संभाल लेते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर कुछ पूछते हैं कि जब हम बैंकिंग की तरफ देखते हैं, हम घर में देखते हैं महिलाएं पूरा एक तरीके से गृह मंत्री की तरीके से घर पूरा चलाती हैं। बिल्कुल। अब आप तो महिला भी हैं और काम भी करती हैं, तो घर और भी बेहतरीन तरीके से चलता होगा। क्या कोई बचत की कुछ टिप्स भी बता दें आज के, कि बैंकर हो और ऐसी बात ना हो, तो ये हम पूछ ही लेते हैं। बचत की तो टिप्स क्या है, अब गृहिणी लोग तो वैसे ही बड़ी बजट वाली होती है, होम अफेयर होम मिनिस्टर उनके पास ही होता है जी। तो बचत के लिए तो ये छोटे छोटे अपने आरडी करते रहना चाहिए, उसी से बचत हो सकती है। बाकी तो कई बैंक ने काफ़ी कुछ दिया है, सुकन्या समृद्धि दिया है लड़कियों के लिए, पीपीएफ है, तो उसमें भी डाल सकते हैं, एफडीज में भी कर सकते हैं। और बाकी तो चावल के डब्बे और गेहूं के डब्बे जहाँ पे लोग छुपा के रखते हैं, वो तो सबसे बढ़िया बचत है, उसमें तो लॉकर की भी जरूरत नहीं तो है। आज आपने रिवील कर दिया, अब घर पे आपके चावल और गेहूं के डब्बे चेक हो जाएंगे आज। जी बिल्कुल, जब 2000 नोट का जब समय आया था तो ऐसे ही पैसे निकले थे बाहर। अच्छा अच्छा, वाह। तो बचत बहुत ज़रूरी होती है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने स्वास्थ्य के लिए बचा कर रखना चाहिए, कुछ ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, कोई समय आए, उसके लिए बचा कर रखना चाहिए। और कमाई चाहे कितनी ही हो, पर उसमें से कुछ शेयर ऐसा होना चाहिए जो हम आगे आने वाले टाइम के लिए रख सकें कि हाँ ये हमारी उस वक्त आएगी मनी। जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, है ना? बजट बनता ही है हर घर का, हर महीने का। जी बनता ही है। अब एक यहाँ पर एक गाने का वक्त और बनता है। आप बचपन में बहुत दूरदर्शन देखती थी, आपने मुझे बताया। हाँ, बिल्कुल देखती तो दूरदर्शन चलाते ही उस वक्त बहुत अलग अलग कोई फिल्म डिवीज़न के भी गीत होते थे, कुछ देशभक्ति होते थे, तो कोई गीत याद आता है जो आप बिल्कुल याद आता है, जो 26 जनवरी को आता था, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और अभी आप देख भी रहे ऑपरेशन सिंदूर और ये सब महिलाओं ने इतना उसको किया, नारी शक्ति को समर्पित। मैं एक गाना गा देती हूँ जी। वो दिन है कितना दूर
जब अपने अपने सबके सपने होंगे, पूरे ये देश मेरा जागे जग में सबसे आगे, ये देश मेरा जागे जग में सबसे आगे, ये देश मेरा जागे जग में हो सबसे आगे आगे, ये देश मेरा जागे जग में सबसे आगे, पावन कीरत जैसा सभी को लगे, वो दिन है कितना दूर, जब अपने अपने सबके सपने होंगे, पूरे ये देश मेरा जागे जग में सबसे आगे, पावन कीरत जैसा सभी को लगे, वो दिन है कितना दूर, वो दिन है कितना दूर, वो दिन है कितना दूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमृता जी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बैंकर हूँ, चित्रकार हूँ, पर मैं गाती भी बहुत अच्छा हूँ, या कोई दोस्तों ने कहा हो कि क्यों नहीं आजमाते अपना लक और फिल्मों में क्यों नहीं गाते, कभी ऐसा भी हुआ? हाँ, बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा। और जब इंडियन आइडल का सेकंड आया था, वर्जन आया था, जब वो लॉन्च हुआ था, तब मैं उसका ऑडिशन भी देने गई थी। अच्छा। तीसरे राउंड तक हुआ, उसके बाद मैं मतलब एलिमिनेट हो गई, क्योंकि वहाँ जो थे उनको लगता था कि आई एम नॉट फिट फॉर फिल्मी दुनिया, क्योंकि एक शास्त्रीय संगीत वालों का अलग हो जाता है एक परफॉर्म करने का, उनका गला बंधा होता है सुर और ताल में, और जो फिल्मी गीत गाते हैं वो सुगम संगीत गाते हैं, उसमें उतना नहीं रहता है। तो मुझे अच्छे से याद है, अनु मलिक जी थे तब इसमें, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप शास्त्रीय संगीत के लिए बनी हुई है, आप इस फील्ड के लिए नहीं है हमारे लिए। तो मैंने उसको वो नहीं सोचा इतना कि ठीक है, सबका अपना क्राइटेरिया होता है। बट हाँ, मुझे सबने कहा कि शायद मेरा आर्टिस्ट इस फील्ड में जाने का ज़्यादा था, म्यूज़िक का कम था। तो मैं सोचा कोई नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, इसको तो मतलब इसको ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप हताश होके बैठ गए या कुछ क्यों नहीं। शास्त्रीय संगीत के धुनों पर, रागों पर ही आधारित बहुत से फिल्मी गीत बने, और इनफैक्ट अगर रागे नहीं है तो गीत ही नहीं होंगे। तब कलाकार भी वैसे थे। हाँ, तो कोई ऐसा फिल्मी गीत भी याद आता है आपको, और कोई लता जी के गीत वगैरह? लता जी का तो जैसे मैंने आपको हाँ वो सुनाया था, कहा था वो वाला। तो अभी कोई एक ऐसी चीज के दर्शक लाइट मोड का जगजीत सिंह का गा सकते हो? हाँ प्लीज सुनाइए। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। वाह वाह वाह, बहुत सुहानी तस्वीरें ही बनाते, सुहानी आवाज़ भी काफ़ी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया स्कूल में, कॉलेज में, और मेरे ख्याल में करती रही। आपके ऑफिस में तो अक्सर सभी कहते होंगे आज ये फंक्शन है, प्लीज आप गाना गाइए। आप तो बिल्कुल मोस्ट वांटेड होंगे, गाना गाइए, आप कहाँ हैं, अमृता जी को बुलाया जाए। बिल्कुल यही होता है, यही होता है ना। हाँ हाँ। अच्छा अमृता जी, जो आप इतनी सारी पेंटिंग्स बनाते हैं, अलग अलग आपने कलाएं बनाई, आर्ट बनाई, अब उनमें से कोई ऐसी पेंटिंग याद आती है आपको कि जिसको बनाने में बहुत वक्त लगा हो, या जिसके लिए बहुत एप्रिसिएशन मिली हो? हाँ, वर्ली पेंटिंग की जो टर्पा डांस है, जिसको मुझे 4 से 5 महीने लग गए थे, उसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला जी, काफ़ी मिला। छोटे छोटे फिगर्स रोज मैं आके अपना एक डेढ़ घंटा छोटे छोटे इस पे काम करती थी। वो ट्रायंगल्स पे ही वो कैसे वो डांस करते, सर्कल बनाते जाते आई थिंक 1 महीना एक सर्कल को लगता था मुझे बनाने में।
बट मैंने पेशेंस नहीं छोड़ा, उसको करती रही एंड फाइनली वो एक दिन कंप्लीट हो गई। तो इसके लिए स्पेसिफिक टाइम रखते थे कि आप ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद ही? अच्छा। या कभी कभी आर्टिस्ट के तो मूड वैसे ही अलग अलग होते हैं, तो कभी रात को 1:30 बजे तक, 1 बजे तक, जैसा लग गया मन। तो एक सर्कल को मुझे बहुत समय लगा उसको बनाने में, बहुत ज़्यादा। जब पेंटिंग, गायकी, बैंकिंग की दुनिया से बिल्कुल अलग अगर सोचे, हाँ। तो अमृता जी, अगर आज ये तीनों नहीं होती तो क्या होती? क्या होती ऑप्शन क्या सोचा था? कुछ ना कुछ तो होती कुछ ना कुछ डॉक्टर होती शायद। हाँ, हो सकता है ना। पीएचडी कर रही होती, रिसर्च कर रही होती अपने काम में, जिसको मैंने अधूरा ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, अधूरे काम आगे भी पूरे होते हैं, करने चाहिए। हाँ, होते हैं। आपको इसके अलावा कोई और ऐसी रुचि जो जीवन में बहुत अच्छा लगता हो वो काम करना, जैसे किताबें पढ़ना या घूमना या फिल्में देखना, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप? ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग, क्योंकि वो उससे इंस्पिरेशन मिलती है आपको आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ट्रैवलिंग से ही काफ़ी कुछ आ जाता है, इमेजिनेशन। तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो कहते हैं ना, महिलाओं को एक मोटिवेशन मिलना या उनको सशक्त बनाना, हाँ। तो हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम। जब कोई महिला आती है तो हम अक्सर पूछते हैं कि जो महिला शक्ति है उसको और सशक्त बनाने के लिए उनको कैसे मोटिवेट करना है। क्या कुछ आज आप उन सभी महिलाओं को डीडी राजस्थान के माध्यम से कहना चाहेंगे? सशक्त होना मतलब आप खुद पे एक तो सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखो सबसे पहले। मतलब ये नहीं कि आपके खुद के अपना एक होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो घर बैठ के कितना लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम के थ्रू तो लोग घर घर पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस आप देखो, या तो आप एनजीओस के साथ एसोसिएट हो जाए, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो स्व सहायता समूह है, और बैंक उसके लिए भी काफ़ी कुछ करता है स्व सहायता समूह के लिए। या तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, तो वो आपको मदद करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, कैसे आगे जाना बताते हैं। और नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस, सबके अंदर कला, जैसे मैंने बोला, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, बस ये है कि उसको तराशना है, उसको आपको बाहर कैसे निकालना है। तो यही सब माध्यम है जिसके आप बाहर आ सकते हैं जी। और फेसबुक रील है, इंस्टाग्राम रील है, तो इसके थ्रू आप छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस में आइए और प्लेटफॉर्म खुला है सबके लिए। क्या बात है। और अभी एक चित्र खुला है आपके लिए, हाँ, आपका बनाया चित्र है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये तो केवट की नाव है जी, और ये मैंने ललित कला अकेडमी में भी इसको दिया था। इसका काफ़ी हुआ था, अभी हवा महल में भी जब गया था, वुमेन्स आर्ट ऑरा का 7th एडिशन उनका हुआ था, तो उसमें भी ये पेंटिंग लगी हुई थी। इसमें कैसे श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता मैया कैसे केवट की नाव में कैसे जा रहे होते हैं। थॉट कैसे आया था? क्या इसके पीछे कोई किसी ने कहा या कैसे मन में आई कि ये केवट वाला दृश्य मुझे बनाना है? पढ़ा पहले रामायण को पढ़ना पड़ता है। जब आपको कुछ भी करना है, कुछ इमेजिनेशन का करना, आप पहले उसको पढ़िए, ठीक से समझिए, और उसके बाद फिर आप अपने डिजाइन उकेरिए इसमें। तो कुछ इमेजिनेशन है जो आती है और फिर आप उससे प्रेरित होते हो और फिर आप करते हो। ओके, आपने रामायण बहुत तरीके से पढ़ी है। रामायण की इंस्पिरेशन की भी बात करते हैं। क्या इंस्पिरेशंस आप फील करते हैं कि आम इंसान की ज़िंदगी में रामायण से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं? पुरुषोत्तम राम को कौन नहीं जानता जी। इसमें तो यही दिखाया है कि आपको मतलब पारिवारिक कैसे आप रहना चाहिए, उसमें यही दिखाया है। HOD इज सो इम्पोर्टेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वही पुरुषोत्तम राम जी है। कैसे वो अपने पूरे जो सभा का उनका देखते हैं, कैसे वो चलाते हैं, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं वो ह्यूमन रिसोर्स का फीलिंग आ जाता है। इसमें बहुत अच्छी बात मुझे ये देखने को मिलती है, कैसा दोस्त हो। हाँ, दोस्त की परिभाषा साफ मिलती है। कैसे भाई हो, बिल्कुल, कैसे पिता हो और कैसे पुत्र हो, कैसे पति हो और कैसे शत्रु हो, सारी चीजें आप, और कैसे राजा हो, बिल्कुल, और कैसे एक आम इंसान हो। सारी चीजें इंसान की जिंदगी से रिलेटेड एक एक बात रामायण ने समझा दी। प्रभु श्री राम के माध्यम से हम ये जान गए कि एक जो पुरुष है या एक इंसान है उसका क्या कर्तव्य है, उसे कैसे रहना चाहिए। और यही चीज़ जैसे केवट वाला दृश्य है, केवट ने भी जब ये आपने पढ़ा होगा, जब ये नाव से पार कराते हैं तब केवट को श्री राम भगवान कहते हैं कि बताओ क्या देना है आपको। हाँ हाँ,
क्या दिया जाए, इसका मानदेय क्या हो। तो उन्होंने कहा कि बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि जब मैं आपके घाट आऊँ तो मुझे पार उतार देना। कितने गूढ़ रहस्य छिपे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, यहाँ पर हम इन बातों को करें तो बहुत सारा समय निकलता है। अब एक गीत का समय और बन जाता है, क्योंकि आज आप आ गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। चित्रकला की बातें हैं, गायन की बातें हैं, एक कोई और ऐसा तराना भी बहुत खूबसूरत होता है सुनने में। तराना बहुत अच्छा होता है, और ये जनरली मल्हार राग के तराने ज़्यादा चलते हैं क्योंकि फास्ट होते हैं वो। तो सुना देती हूँ थोड़ा सा तराना। उदे देतानी तदानी तो तना, उदे देतानी तदानी तो तना, ना तदरे दानी दीन तना तुंद्रे दानी, उदे देतानी तदारी तो तना, तना तार रे तन रे दारे दीन दे ना दे तना तदरे दानी ना दे दानी तदानी तो तना ना दे दानी तदानी, ओ दे न तना न दे रे तनुम ताना रे तदरे दारे दीन दे रे ना दे तदरे दाने दानी ना दे दानी तदानी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि समय यहीं रुका रहे, हम बातें करते रहें। एक प्रश्न आपसे चलते चलते पूछ लेते हैं, कैसा लगा धरती धौलारी के मंच पर आकर? सर ये बहुत बड़ा मंच है और मैं बहुत सौभाग्य, मतलब अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया इसमें यहाँ पे आने का और अपनी कला को बताने का, और जो नई पीढ़ी उनको बताने का कि आपको अपने ट्रेडिशनल जो है आर्ट वर्क उसको कंटिन्यू रखें, उसको ऐसे ना समझे, क्योंकि इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करते हो। यही कलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाती हैं, वर्ली जाती है, ये जो पिन इंटरेस्ट से बच्चे जो इंस्पायर हो रहे हैं इनकी आर्ट्स नहीं जाती है, जो जाती हैं जो आपके रूट्स है। इंडिया को आप कैसे पहचानते हो? मधुबनी से पहचानते हो, वर्ली आर्ट से पहचानते हो, पटचित्र, फड़चित्र और तंजौर पेंटिंग्स, और कितने हैं आप इंडिया को इन सब चीज़ों से जानते हो। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो बाहरी इसमें। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया, सभी अपनी कलाओं के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा अमृता जी, आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए DD राजस्थान के अन्य कार्यक्रम। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।